देखो, हम लोगों की जो पूरी की पूरी लाइफ है ना, इस पूरी की पूरी लाइफ को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉट अस बट अकॉर्डिंग टू नेचर हमारी लाइफ का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट है रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो जिस स्टेज में हम क्या करते हैं, कोई या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म चाहे तो ऑफस्प्रिंग बना सकता है, चाहे तो, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन इस फेज के अंदर जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? फर्टाइल होती है, यानी कि आगे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो फेज आती है, इस फेज को हमेशा जब भी पहले होगा तो उसके लिए वर्ड आएगा प्री। जैसे नर्सरी से पहले प्री नर्सरी होता है ना, वैसे किसी भी चीज से जब पहले हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको प्री लगा देते हैं, ठीक है? तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। अब बाद वाले को हम क्या बोलेंगे? बाद में जब भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे पहले तैयारी करते तो प्रिपरेशन बोलते हैं, ठीक है? और बाद में करते हैं तो फिर उसको कुछ कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, ठीक? तो अगर पहले हम कोई भी चीज जो हम मेन स्टेज मान रहे हैं, उससे पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? हमेशा प्री। और उससे बाद वाले को क्या बोलेंगे? पोस्ट। अब ये तो साइंस वाली लैंग्वेज है, जनरल लैंग्वेज में ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले को हम चाइल्डहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड मतलब जब हम क्या है? बच्चे हैं, बचपन में हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। और जो ये बाद वाली स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं बुढ़ापा। अब बुढ़ापे को इंग्लिश में बोल सकते हैं ओल्ड एज या फिर एडोलेसेंस, सॉरी ओल्ड एज या फिर सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब अब बुढ़ापा, बड़ा होना, तभी उसको सेनेसेंस या ओल्ड। स्पेलिंग इसकी थोड़ी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं, इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है? बीच वाला क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अडल्टहुड। क्या बोलते हैं? अडल्टहुड। जब इसको हम बोलते हैं हिंदी में जवान है, बुढ़े हैं और बच्चे हैं। बच्चा बुढ़ा और बच्चा जवान और बुढ़ा। साइंस की लैंग्वेज में प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। नॉर्मल इंग्लिश में चाइल्डहुड, अडल्टहुड और सेनेसेंस। तो ये जो चाइल्डहुड है, इससे जब इंसान कहाँ में आता है? अडल्टहुड। चाइल्डहुड से कहाँ आता है? अडल्टहुड में आता है। इस दौरान बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि अभी तक मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो छोटा है, बच्चा है। हमें ह्यूमन की बात करें तो हम छोटे होते हैं बहुत ज्यादा। हमारी बॉडी एक ऐसी तरीके से डेवलप नहीं होती है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सके। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, चाहे हम बोले इंटरनल, चाहे हम बोले एक्सटर्नल। हो सकता है वो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग में भी आ जाए, या फिर हो सकता है अपीयरेंस में भी आ जाए। तो दोनों तरीके से क्या होती है? हमारी बॉडी चेंज होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है? फंक्शन वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी, दोनों तरीके से हमारी बॉडी चेंज होती है। कब? जब हम कहाँ से आते हैं? चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आते हैं। इसको तुम ऐसे समझ लो कि अगर तुमने कोई काम करना है, जैसे मान लो तुमने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी ना उसके लिए। अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अचानक से मैं बोलूं चार्ट बनाओ, तो हवा से तो सारी चीजें आनी जाएंगी। पहले हम क्या करेंगे? चीजें इकट्ठा करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तब जा करके हम वो काम कर पाएंगे। सेम टू सेम हमारी बॉडी के साथ भी है। हम जब चाइल्डहुड में होते हैं, हमारी बॉडी के पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सके, या फिर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जैसे ही हमें अडल्टहुड में जाना है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में जाना है, तो हमें वो सारे ऑर्गन्स चाहिए, हमें वो सारे हार्मोन्स भी चाहिए, और हमें बॉडी में वो सारे फंक्शंस भी चाहिए। तू भी सुन रहा है तो सुन ले बेटा, दीप यहाँ पर आ जा। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी बॉडी को उस चीज के हिसाब से क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस क्या है? वो फेज है या वो स्टेज है लाइफ का जब बॉडी चाइल्डहुड से कहाँ आती है? रिप्रोडक्टिव एज में आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। समझ में आ रही है बात? हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बच्चे की जो बॉडी होती है, बच्चे की बॉडी में ना ही वो सारे ऑर्गन्स हैं, ना ही वो सारे हार्मोन्स हैं, और ना ही गैमिट्स हैं। गैमिट्स का मतलब मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। अगर गैमिट ही नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन आगे नहीं हो सकता है, ठीक है? तो पहले बॉडी को ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि वो मेल गैमिट, फीमेल गैमिट बना सके, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सके। और जिस टाइम फेज में ये सब कुछ हो रहा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। और इसको हम जनरली बोलते हैं टीन एज। टीन एज में क्या होता है? हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे हम बच्चे से बड़े बन जाते हैं, चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आ जाते हैं। इन्हीं सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस वही फेज है जिसमें सारे क्या होंगे? हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे। देखो क्या बोल रहा है,
लाइफ का ऐसा पीरियड, द पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का एक ऐसा टाइम जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का मतलब है हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाए, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाए, मतलब इसके बाद रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अभी क्या हो, तुम लोग चाइल्डहुड में भी नहीं हो और तुम अडल्टहुड में भी नहीं हो, ट्रांजिशन फेज में हो। इस ट्रांजिशन फेज में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? बॉडी डेवलप कर रही है। जैसे हम, मैंने बोला तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, तुमने चार्ट खरीद लिया, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर कुछ भी नहीं है। अभी तो तैयारी चल ही रही है ना। जब तक तैयारी पूरी नहीं हो जाती तब तक का तो हम कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारी बॉडी के साथ भी जब तक सारे के सारे चेंज कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक बॉडी काम नहीं करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डेवलपिंग है। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या है? डेवलपिंग है, ग्रोइंग है। जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेच्योर। तो अब बॉडी किसके लिए कैपेबल हो जाएगी, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। मतलब बॉडी अब रिप्रोडक्शन के लिए 100% कैपेबल है। तो वहां तक पहुंचने का जो स्टेज है, यानी कि चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जो हम ट्रांसफर हो रहे हैं, इसी पूरे फेज को, इस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। और जनरली मैम इसे क्या बोल देते हैं, टीनेज बोल देते हैं। क्यों टीनेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों में 11 ईयर से ये शुरू होता है और 18 और 19 ईयर तक ये कंप्लीट हो जाता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब में टीन 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 आता है ना, इसलिए इसका नाम ही टीनेज रख दिया। टीन एज, जिसमें टीन बोलते हैं, टीन एज। 13, 14, 15, 16। 11 टीन नहीं होता, 11 ही होता है। वो उसमें लिखा होगा ना, अभी क्यों पूछ रहे हो? वो तो हमेशा ही रहेगा, वो तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वो ऑलरेडी सेंटेंस में लिख दिया है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिखा है दोबारा। पर पूरा का पैराग्राफ पढ़, उसमें लिखा है, स्टार्टिंग जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है। चलो अब यहाँ देखते हैं। इस पूरे एज को हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस बोलेंगे। एडोलेसेंस कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट एट द एज ऑफ 11 ईयर और कब तक रहता है? अप टू 18 टू 19 ईयर्स रहता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए टीन एज भी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहाँ पर एक नया शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब चेंजेस आने लग जाते हैं तो हम बोलते हैं प्यूबर्टी आ रही है। प्यूबर्टी आ रही है इसका मतलब बॉडी रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होने के फेज पर है। जैसे हम बॉयज की बात करेंगे, बॉयज में मान लो दाढ़ी आनी शुरू हो गई, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, अभी प्यूबर्टी आने वाली है, प्यूबर्टी आ रही है। क्या हो रही है? प्यूबर्टी आ रही है। मतलब प्यूबर्टी को ऐसे समझ लो चाइल्डहुड की एंडिंग है। तो जब बॉडी में कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आने लग जाते हैं जिनसे क्या हुआ, हमारी प्यूबर्टी आने का क्या होता है पता चल जाता है। किस एज में? एडोलेसेंस वाली एज में। जैसे बॉयज की आवाज भारी होती है, एक बच्चे की आवाज और एक 8th 9th के लड़के की आवाज में डिफरेंस होता है। बच्चे की आवाज में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये बच्चा है करके, और एक बड़े की आवाज में वही चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों आता है? बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारी आवाज, हमारा वोकल कॉर्ड चेंज हो जाता है, वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कल ही हमने वोकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ना? वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हमें पता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉइस निकलती है। अगर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो वॉइस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेम टू सेम एक छोटी लड़की की आवाज, एक छोटे लड़के की आवाज लगभग लगभग सेम ही लगती है। छोटी लड़की और लड़का, जैसे तुम लोगों ने देखा कई सारी ऐसी मूवीज हैं, कई सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिसमें लड़के का रोल भी लड़कियां ही करती हैं, लड़की का रोल लड़के कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बच्चों की आवाज लगभग सेम होती है, वोकल कॉर्ड अप्रोक्सीमेटली एक ही जैसा होता है। मगर जैसे ही चेंज आएगा बॉडी में, वैसे बॉयज का वोकल कॉर्ड तो जाएगा 20 mm का और गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 15 mm का। शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, तो आवाज भी अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक लड़की की आवाज और एक लड़के की आवाज में क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है जनरली, ठीक है? और ऐसे बच्चे की आवाज हमें अलग से पहचान में आ जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे चेंजेस हैं जो हमें बताते हैं कि प्यूबर्टी आ रही है। प्यूबर्टी आ रही है इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, हमने प्यूबर्टी भी पढ़नी है, प्यूबर्टी वाले हॉर्मोन्स भी पढ़ने हैं, प्यूबर्टी में बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब भी पढ़ने हैं। ठीक, अब ये जो पूरी एज है, जिस एज में बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे फेज को हमने क्या बोला, एडोलेसेंस। और जो मैच्योरिटी आ रही है उसको हमने क्या बोला, प्यूबर्टी। दोनों में फर्क है, ठीक है? वर्ड हम भले ही एक जैसा यूज कर लेते हैं, मगर जो मैच्योरिटी आ रही है उसको प्यूबर्टी बोलेंगे और जो पूरा फेज चल रहा है चेंज वाला उसको हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस बोलेंगे। इस पूरे फेज में जो लोग होते हैं जिसको हम टीनेज बोलते हैं, इन सभी बच्चों को हम क्या बोलते हैं, जनरली टीनेजर।
टीनेजर्स मतलब ऐसे बच्चे जो एडोलेसेंस वाली एज में हैं, जिनमें बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक हो गया? आगे हम लोगों को क्या दे रखे हैं, कुछ चेंजेस दे रखे हैं। अब यहाँ पर तुम्हें हाइट का कंपैरिजन है, या हाइट का फॉर्मूला चाहो तो याद कर लेना। वैसे इतने बार, इतने टाइम से मैंने देखा नहीं कि किसी का ये पूछा होगा करके, लेकिन फिर भी, क्योंकि इसके लिए टेबल देनी ज़रूरी है उनको, इतनी बड़ी टेबल तो याद नहीं करेंगे ना अब। फिर भी लेकिन चलो कोई नहीं, एक बार ये फॉर्मूला थोड़ा-सा लर्न कर लेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए हम देखते हैं प्यूबर्टी के अंदर क्या-क्या चेंजेस होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, यानी कि बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। सबसे पहले बॉयज़, मेल, डिसाइड क्या करेंगे, फीमेल। सबसे पहला ये है, जो बॉयज़ या गर्ल्स होंगे उनमें क्या होगी, हाइट इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, हाइट इंक्रीज़ होगी। बॉयज़ में खास करके एडोलेसेंस के समय, जब लगभग-लगभग प्यूबर्टी आ ही रही होती है ना, उस समय पर अचानक बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ती है। गर्ल्स में क्या होता है, शुरू से लगभग बढ़ ही रही होती है। बॉयज़ में एकदम सडन चेंज देखने को मिलता है। गर्ल्स में एकदम सडन सडन चेंज नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आज इस साल दिख रही हूँ तो इतनी छोटी, अगले साल दिख रही हूँ तो इतनी बड़ी। ऐसा नहीं होता है गर्ल्स में। गर्ल्स में क्या होता है, कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है लगभग-लगभग-लगभग। थ्रू आउट पूरा टाइम लगभग बराबर ग्रोथ होती है। लेकिन बॉयज़ में क्या होता है, कम, 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 अचानक से अगले साल देखोगे इतना बड़ा हो जाएगा। 8th से 9th में पहुँच जाएंगे तो लंबे जाते हैं लड़के। ठीक है? ये क्या है? ये चेंजेज़ हैं जो बॉडी में आते हैं। मेल्स की हाइट भी बढ़ती है और फीमेल्स की हाइट भी क्या होती है, एडोलेसेंस में बढ़ती है। मगर मेल्स की हाइट में सडन चेंज देखने को मिलता है और फीमेल्स की हाइट में बहुत ज़्यादा सडन चेंज देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर ही देखो, तुम कंपैरिज़न देखो, 8 साल में बॉयज़ की हाइट 72% है और गर्ल्स की हाइट 77% है। किसके अपने, हाँ? जैसे मान लो किसी एक लड़की की मैक्सिमम हाइट 5 फुट है, तो 5 फुट का 72 पर 77% ऑलरेडी 8 साल तक हो चुकी होगी वो। अब उसने खाली 23% के करीब उसने इंक्रीज करना है। मगर अगर किसी लड़के की हाइट 6 फीट है, तो वो अभी 8 साल में 72 ही परसेंट गया, 28% और बढ़ाना है उसने अभी। ठीक है? तो इनमें क्या होता है, 8, 9, 10, 11, 12 इस पूरे एज में देखो, लास्ट में तो फिर लगभग-लगभग 1-1% ही बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में क्या हो रहा है देखो, कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-7 सालों में अचानक से 72 से 95% हो गया है। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और गर्ल्स में क्या होता है, 77% से कहाँ पहुँच जाता है, 99। इसके बाद तो 15-16 साल के बाद तो लगभग-लगभग गर्ल्स की हाइट बढ़ना लगभग बंद ही हो जाती है देखो। लगभग-लगभग कांस्टेंट हो गया, 99% तो ऑलरेडी 15 साल तक बढ़ चुकी है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन बॉयज़ के साथ उसके उसके बाद भी बढ़ती है, 18 ईयर तक का तो आराम से बढ़ती है। 21 ईयर तक का भी बढ़ सकती है अगर एक्सरसाइज़ वगैरह करें। समझ में आ रही है? तो ये क्या है, हाइट का कंपैरिज़न है कि हाइट कितनी-कितनी बढ़ रही है कंटीन्यूअसली, कितनी-कितनी हाइट बढ़ रही है, परसेंटेज वाइज़ है। इसको तुम आपस में कंपेयर मत करना कि मेरी 77% होगी, तेरी 72 ही है। वो तुम्हारी कंप्लीट हाइट का 77 हो सकता है, तुम दोनों बराबर ही हो, बराबर ही दिखो, मगर उसकी हाइट और बढ़ेगी अभी बॉयज़ की, और तुम्हारी हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी। कि वैसे भी गर्ल्स की एवरेज हाइट थोड़ी-सी क्या है, बॉयज़ से कम ही है। ये हमारी फुल हाइट कैलकुलेशन का एक फ़ॉर्मूला है कि अभी तुम्हारी जितनी भी हाइट है सेंटीमीटर में, जैसे मान लो 120 सेंटीमीटर अभी तुम्हारी हाइट है। कंप्लीट हाइट तुम्हारी क्या हो सकती है? जो हमारी ये चार्ट है हमारा, वो कंप्लीट हाइट निकालने के लिए, हाँ, ये क्या है हमारा? हाइट निकालने के लिए चार्ट है कि तुम्हारी कंप्लीट हाइट कितनी होगी। जैसे मान लो तुम्हारी एज कितनी है अभी? 13 ईयर, 13 ईयर में बॉयज़ की हाइट कितनी है? 88% है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? अपॉन 88 इंटू 100। 88 के बदले चलो एक काम करते हैं, 90 लिख देते हैं। 90 इंटू 100 कैंसल करना आसान हो जाएगा। इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हाइट आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1200 अपॉन 9, 9 वन जा 9, 11 12 3, 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर 3 पॉइंट समथिंग, 133 सेंटीमीटर अप्रॉक्सिमेट इसकी हाइट जाएगी टोटल। तो ये हम हाइट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि एकदम एक्यूरेट वैल्यू तुमको इससे नहीं मिलेगी। क्यों एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो बॉडी इसी के हिसाब से ग्रो करेगी। मान लो लेकिन कोई पुशअप्स कर रहा है, किसी की बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो गए, फूड ऐसा है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, या हमारी एक्सरसाइज़ ऐसी है या बॉडी की डेली की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हाइट ज़्यादा बढ़ रही है या ज़्यादा घट रही है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने बोला 133 तो 133 ही होगी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि पहली बात तो ये एक जनरलाइज़्ड चार्ट है। क्या है? जनरलाइज़्ड चार्ट, और ह्यूमन बॉडी ऐसी है जो जनरलाइज़्ड चार्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। हर किसी की बॉडी अलग है ना, तो हर किसी की बॉडी के अंदर चेंजेस भी अलग-अलग तरीके से होते हैं, मगर ये एक एवरेज चार्ट है। जैसे मान लो हमने 1000 लोगों से पूछ करके बना दिया है चार्ट, मगर 1000 लोग नहीं हो सकता, उनमें से किसी में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो, किसी में बहुत कम हो, उसके हिसाब से हमने ये बना रखा है। एवरेज चार्ट है ये, ठीक है? इन दोनों चार्ट के हिसाब से यहाँ पर पे एक ग्रोथ के लिए ये इन्होंने ग्राफ बना दिया। वही सारी वैल्यूज़ को हमने ग्राफ में पुट करना है, ग्राफ में पुट करना हमको आता है लगभग-लगभग, ठीक है? लेकिन 18 की एज तक का मोस्टली क्या होते हैं, सारे के सारे मेल्स और फीमेल्स अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाते हैं 18 की एज तक।
अच्छा, पहला तो था क्या, मेल्स और फीमेल्स में सबसे पहला था हाइट, इसमें भी बढ़ती है, और फीमेल्स में भी क्या होती है, हाइट इंक्रीज होती है। दूसरा हमारे पास में है, जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर वॉइस चेंज होती है। क्या चेंज होती है? वॉइस चेंज होती है, मेल में भी और फीमेल में भी वॉइस क्या होती है, चेंज होती है। कैसे? मेल्स में वॉइस में पिच कम हो जाती है, पी पिच कम हो जाती है, और आवाज भारी हो जाती है, हैवी वॉइस हो जाती है। और फीमेल्स में पिच क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। पिच क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और आवाज शार्प और सुरीली हो जाती है, पतली-पतली सी आवाज हो जाती है। ठीक है? तो ये क्या है, चेंजेस हैं। वॉइस में पिच घटेगी, और आवाज कैसी हो जाएगी, हैवी, बेस वाली, बहुत भारी आवाज ऐसी। ठीक है? और फीमेल्स में क्या होगा, पिच बढ़ जाएगी, और आवाज कैसे हो जाएगी, तीखी। बेटा मैंने क्या बोला, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी के हिसाब से डेवलपमेंट भी अलग है ना? दोज़ आर सम डिफरेंट कंडीशन। मैंने क्या बोला, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है? चिरायु की नॉर्मल आवाज़ तो अच्छी है, नॉर्मल आवाज़ तो हैवी है। मैंने क्या बोला था, वोकल कॉर्ड को हम अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं। वोकल कॉर्ड का शेप चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो तुम भी चाहो तो लड़कियों की आवाज़ में बोल सकते हो। ठीक है? अगला देखो, अगला होता है बॉडी स्ट्रक्चर। मेल्स में जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मस्कुलर, यानी कि बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट, डोले-शोले आने शुरू हो जाएँगे, एक्सरसाइज वगैरह करा करा, है ना? बच्चे में नहीं हो सकता ऐसा ज़्यादा, लेकिन जो एडोलेसेंस होती है, एडोलेसेंस में बॉडी में क्या आने लग जाती है, मसल्स आने लग जाती हैं, ठीक है? गर्ल्स में बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, मगर गर्ल्स में बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। दोज़ आर सम चेंजेस। बॉयज़ में खासकर मसल्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है। अगला, बॉयज़ में ना शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। मतलब ब्रॉड शोल्डर, एक जो ढट्टा-कट्टा आदमी होता है तो उसके शोल्डर्स थोड़ा ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड मतलब थोड़े चौड़े शोल्डर्स होते हैं बॉयज़ के, विथ कंपैरिजन टू गर्ल्स। गर्ल्स में शोल्डर्स ब्रॉड नहीं होते हैं। बॉयज़ में क्या होते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है? आने दे अभी एडोलेसेंस, तो बच्चे ही हो अभी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी तो तुम बच्चे ही हो। 11 से शुरू हो जाती है 18 तक, कभी भी ये चेंजेस आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 14 साल में आ जाएँगे। हो सकता है किसी के 17 ईयर में आए। ठीक है? हाँ। 19 ईयर तक का आ सकते हैं, ठीक है? अब सुनो, 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 बस हो गया। तुम लोगों ने पढ़ने को कहा ना मैंने। बॉडी कैसे जाती है? हाँ, इसके भाई की बॉडी अच्छी है, मस्कुलर और शोल्डर ब्रॉड, क्लासिकल मेन कैरेक्टर्स, ठीक है? अब यहाँ पर भी देखो, अगला, फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड, MEMMAR, मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मिल्क ग्लैंड्स बोल सकते हैं। मिल्क ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड्स का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, किनमें? फीमेल्स में। क्यों डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है मिल्क ग्लैंड का? क्योंकि इसके बाद रिप्रोडक्शन वाली फेज आने वाली है। रिप्रोडक्शन वाली फेज में अगर बच्चा होगा तो बच्चे को फीड करवाने के लिए मिल्क चाहिए ना, तो इसलिए पहले से ही तैयारी होगी और मिल्क ग्लैंड्स की क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएंगे, इनलार्जमेंट हो जाए। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर तुमको सारे दिए हुए देखो, बॉडी का शेप बदल जाता है, देखो शोल्डर्स वाइडर वाइडर हो जाते हैं, ब्रॉडर और वाइडर हो जाते हैं, शोल्डर, चेस्ट वाइडर हो जाती है, ठीक है? और मसल्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, बॉडी में मसल्स का क्या होने लग जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। गर्ल्स में जनरली कम होता है ये वाला चीज़, ठीक है? बॉयज में ज्यादा प्रोमिनेंट है बोल रहे थे। प्रोमिनेंट मतलब ज्यादा बॉयज में होती है, गर्ल्स में उतनी ज्यादा। गर्ल्स की बॉडी मस्कुलर नहीं बनती है डॉल्स में, क्योंकि जरूरत नहीं है ना। अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से देखें, इवोल्यूशन मतलब हम कैसे डेवलप हुए हैं, तो इवोल्यूशन के अगर हिसाब से देखें तो बहुत पुराने टाइम से मेल का काम है फिजिकल काम करना, फीमेल्स का काम है केयर करना। मतलब ऐसा इवोल्यूशन के हिसाब से है। मैं मार दूँगी कि चट्ट करके, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन मेल्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, और फीमेल्स का काम क्या है? केयर करना। तो फीमेल्स के अंदर केयरिंग फीलिंग्स आने लग जाएँगी। फीलिंग्स डेवलप होने लग जाएँगी, केयरिंग फीलिंग, ठीक है? और मेल्स के अंदर प्रोटेक्टिव फीलिंग्स आने लग जाएँगी कि मैंने बचाना है, मैं बचाऊँगा अपने भाई को, अपनी बहन को, ठीक है? फीमेल्स के अंदर आएँगी कि मैं सबका ध्यान दूँगी और मैं सबकी केयर करूँगी।
तो ये क्या है, ये इवोल्यूशन के हिसाब से हमारे अंदर ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं। इतने टाइम से यही कैरेक्टर का जो काम रहे हैं तो ऐसे अभी आएँगे, चिंता मत कर। हो सकता है नहीं भी आएँ। चलो यहाँ देखो। ये तो एडोलेसेंस में सबके साथ होता है। एडोलेसेंस में क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, तो पता नहीं कब किसको क्या पड़ जाए, है ना? ये बॉडी के अंदर थोड़ा अग्रेसिवनेस आ जाती है। हाँ, देखो मैं तो बच्ची ही हूँ अभी, एडोलेसेंस कह रहा है तो चाइल्डहुड में हूँ मैं अभी। चलो अगला, वॉइस चेंज हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, हमने पढ़ लिया क्योंकि क्या होता है, वॉइस बॉक्स का शेप बदल जाता है। वॉइस बॉक्स का शेप बदलेगा तो चेंज वॉइस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, बॉयज में गले में मैंने कल बताया था, यहाँ पर एडम का एप्पल होता है, ईव का नहीं होता। ठीक है? तो एडम्स एप्पल क्या होने लग जाता है, ग्रो करने लगता है। लैरिंक्स के ऊपर क्या होने लग जाता है, एडम्स एप्पल बनने लग जाता है। तो ये बॉयज का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक है? गर्ल्स में क्या होता है, लैरिंक्स ऐसे दिखाई नहीं देता हमें बाहर से, मतलब बॉयज में एडम्स एप्पल दिखाई देगा, गर्ल्स में नहीं दिखाई देगा। कंधा हटाओ क्या होता है? चलो अगला देखो, वॉइस में क्या हो जाती है, वॉइस क्या हो जाती है, जनरली हाई पिच्ड हो जाती है, तीखी वॉइस हो जाती है गर्ल्स में। और बॉयज में क्या हो जाती है, डीप वॉइस यानी कि भारी आवाज, बेस वाली। ठीक है? लेकिन एक वो है देखो, अभी आवाज में बच्चों वाली है, मासूम आवाज, और थोड़ा टाइम बाद एडोलेसेंस के बाद आवाज कैसी हो जाएगी, एकदम हैवी बेस वाली आवाज। तो इस दौरान जो ये लैरिंग्स है ना, इसके शेप में बहुत ज्यादा चेंज आता है। इसके शेप में चेंज आता है, तो इस दौरान वॉइस की आवाज अजीब हो जाती है, फटे डोल जैसे खरखरी सी आवाज हो जाती है। ठीक है? तो हम इसको हॉर्स वॉइस बोल सकते हैं। हॉर्स वॉइस का मतलब होता है आवाज थोड़ी हॉर्स, हॉर्स जो भी बोलो तुम। ठीक है? खरखरी सी आवाज, मतलब इसमें तुम्हें लगेगा कि इसका पता नहीं कितने दिनों से गला खराब है। ऐसी आवाज आने लग जाती है कुछ समय तक। ठीक है? तो वॉइस बॉक्स तो उसकी भी चेंज हो रही है ना। तो हाँ, उसकी वॉइस बॉक्स चेंज हो रही होगी, या हो सकता है कि उसकी नेचुरली आवाज वैसी ही हो, है ना? चलो, ये सब कुछ वॉइस बॉक्स के एक तो तुमसे मैंने लर्न करने को बोला था, तुम सुन रहे हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ऊपर से भी बदतमीजी नहीं बीच में। वॉइस बॉक्स के शेप पे डिपेंड करता है कि हमारी आवाज कैसी होगी, इसलिए हर इंसान की आवाज अलग होती है, क्योंकि हर इंसान का वॉइस बॉक्स अलग होता है। ठीक है? तो वॉइस में क्या आने लग जाती है, थोड़ा सा आवाज क्या होती है, हॉर्स हो जाती है कुछ समय के लिए, कुछ वीक्स के लिए, और फिर बाद में ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी, मतलब बच्चों वाली आवाज से बड़ों वाली आवाज हो जाएगी, डीप वॉइस। हाँ, वोकल कॉर्ड के शेप पे। ठीक है? चलो अगला, ये हमको एडम्स एप्पल दिखा रखा है, देखो ये है एडम का एप्पल। और थोड़ा सा सचिन का था। चलो अगला, अगला पॉइंट है, बॉडी के अंदर ना स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मतलब होता है पसीने वाली, और सेबेशियस ग्लैंड का मतलब होता है ऑयल ग्लैंड्स। इसीलिए तुमने देखा होगा प्यूबर्टी के समय पर या एडोलेसेंस के समय पर बहुत ज्यादा फेस पर पिंपल्स होते हैं, बॉडी में दाने होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है। तो उसके जैसे ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो सब गंदगी के साथ मिलकर के क्या बना देते हैं, पिंपल्स वगैरह बनने लग जाते हैं। तो उसने बोलते हैं पिंपल्स आ रहे हैं, मतलब अब एडोलेसेंस आ रही है, वो प्यूबर्टी आ रही है। ठीक है? तो क्या हो रहा है, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड क्या होने लग जाते हैं, एक्टिवेट होने लग जाते हैं। देखो तुमको दिखा भी रखा है, देखो स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड कैसी हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बता देती हूँ, चलो यहीं पर साथ साथ ही, ठीक है? लिख लेना है। ऑयल जैसे तुमने बचपन में देखा होगा, बचपन में स्किन उतनी ऑयली नहीं होती है, लेकिन एडोलेसेंस और अडल्टहुड में कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, लेकिन एडोलेसेंस में मोस्टली सभी की स्किन ऑयली ऑयली होती है, सबके फेस में पिंपल्स पिंपल्स आते हैं। ठीक है? नॉर्मल है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। एक तरीके से बॉडी को ऑयल बाहर से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? कवर करने की कोशिश करता है। यहाँ देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हमारे पास में क्या है, हमारी बॉडी में ढेर सारी क्या है, ग्लैंड्स है। क्या है, ढेर सारी ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स क्या है, हमारी बॉडी के ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में मदद करते हैं। ठीक है? ये जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये हॉर्मोन्स हो, जो हम बार बार सुन रहे हैं, अभी कई बार बोल दिया मैंने, हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स। और दूसरा हो सकता है एंजाइम्स हो, एंजाइम्स हमने फर्स्ट चैप्टर में सुना। एंजाइम्स क्या करते हैं, अलग अलग हमारी
मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम है ढेर सारे, डाइजेशन में मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग एंजाइम हमारे काम करते हैं। ठीक है? दूसरा है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या हैं? एक स्पेसिफिक केमिकल कोई एक ऑर्गन प्रोड्यूस करता है और दूसरे ऑर्गन को सिग्नल भेजता है कि भैया देखो, तुमने अब ये वाला काम स्टार्ट कर दे करके। तो हार्मोन्स क्या है? एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर के केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल सिग्नल्स हैं जो बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होकर के बॉडी के दूसरे पार्ट को सिग्नल देते हैं कि भैया आप ऐसा करो, ये चेंजेस करो बॉडी में, बॉडी की ग्रोथ करवाओ और बॉडी के अंदर अलग-अलग टाइप के क्या लाओ, डेवलपमेंट लेकर के आओ या बॉडी के अंदर अलग-अलग टाइप की एक्टिविटीज करवाओ। ये कौन करवाते हैं? हमारे हार्मोन्स करवाते हैं। ठीक है? बेटा इसको चार्ज में लगा देते हैं ना, पीछे को कर दे। उधर को कहीं है, सर से पूछ ले एक बार। हुँ? ग्लैंड ऐसा मुझे याद नहीं है वैसे। हो सकता है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। ढूँढ करके दिखा दूँ मैं? अभी नहीं, फिलहाल अभी हम चैप्टर पूरा करेंगे अभी। चलो देखो, तो जल्दी करो ये ऑफ हो जाएगा अदरवाइज़। इतना ही है। डब्बा इस साइड से रख दो ना। हाँ, आगे देखो, हमारे बॉडी में क्या है अलग-अलग टाइप की ग्लैंड्स हैं जो अलग-अलग टाइप के केमिकल सिक्रीट करती हैं। मैंने बताया हार्मोन्स क्या है ऐसे स्पेसिफिक केमिकल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर हैं। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेज लेकर के जा रहे हैं कि भैया ये काम कर दो। जैसे हमारे पास में एक हार्मोन है जिसको हम एड्रेनालिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है? ये हार्मोन क्या करता है हमको कहीं पर भी डर लगता है या कहीं पर भी फाइट करनी होती है, ऐसी जगह पर हमारी बॉडी में रिलीज होता है, हमारी बॉडी के रोंगटे खड़े करता है। तो ये करता क्या है रिलीज होगा हमारी बॉडी में और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा और हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास जाएगा बोलेगा एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाओ कभी भी लड़ने की या भागने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो ये क्या करता है अब हमारे एड्रिनल ग्लैंड ब्रेन ने एड्रिनल को सिग्नल भेजा कि भैया हमें बॉडी के अंदर एक्टिविटी बढ़ानी है, एनर्जी का प्रोडक्शन क्या करना है इंक्रीज करना है, मसल्स को थोड़ा रेडी करो कि कभी भी काम करना पड़ सकता है। तो इसने क्या किया इसने बोला ठीक है मैं पूरी बॉडी में एक सिग्नल भेजूंगा जिसका नाम क्या बोलूंगा एड्रेनलिन। और ये सिग्नल हर एक सेल पर हर एक मसल पर जाएगा और उनको क्या बोलेगा एक्टिवेट हो जाओ भैया जल्दी काम आने वाला है। ठीक है? तो ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर के क्या है केमिकल मैसेंजर हैं, मैसेजेस हैं जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाते हैं। मतलब काम कहीं और करते हैं, प्रोड्यूस कहीं और होते हैं। बहुत तेज ब्लड के साथ घूमते हैं ना, तो जितनी जैसे ब्लड घूमेगा वैसे ये भी घूमेंगे। ठीक है? सोचो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड सब घूम जाता है बॉडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा खास अच्छी खासी स्पीड होती है इसकी। जैसे तुमको दिखेगा जैसे ठंडा लगने लग जाता है, तो बॉडी के अंदर हीट की ज़रूरत है, हीट के लिए हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो बॉडी के अंदर ऐसे बॉडी में रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। मतलब बॉडी के अंदर एड्रेनालिन रिलीज़ होकर बोलेगा भैया थोड़ी एनर्जी एनर्जी बनाओ, ये रोंगटे खड़े होने लग ठीक है? चलो, फिलहाल के लिए आप बस इतना समझो हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल मैसेज है जो बॉडी के अंदर अलग-अलग फंक्शन करवाते हैं, ठीक है? एक हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिक मैसेज है, जो इलेक्ट्रिक तरीके से काम करते हैं और एक केमिकल सिग्नल है जो जिनको हम क्या बोलते हैं हार्मोन। ये दोनों मिलके हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। नर्व्स और हार्मोन्स मिलकर के हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास में ग्लैंड्स कैसी टाइप की हो गई है? हमारे पास में 2 टाइप की ग्लैंड्स क्या हैं? स्पेशल केमिकल रिलीज़ करने वाले ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। एक हो गई हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी हो गई हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक हो गया? कौन-कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज़ करेंगी और रिलीज़ करके सीधे इनको ब्लड में छोड़ क्या करेंगी? केमिकल्स को रिलीज़ करेंगी और रिलीज़ करके सीधे किसमें छोड़ देंगी? ब्लड में छोड़ देंगी, ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड में छोड़ देंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड और इनसे जो केमिकल बने उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? जैसे मान लो हमारे पास में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम हमने सुना है, हम बोलते हैं हमारे क्या मास्टर ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड चार्ज लगानी है क्या?
चलो सुनो, तो हमारे बॉडी में क्या है, अलग-अलग ग्लैंड्स है, जैसे एक ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ये बार-बार हट जा रहा है, रुको तो, ये यहाँ पर से इसका जैक खराब है। चलो, देखिए, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करती है? ग्रोथ हार्मोन। और भी बहुत सारे रिलीज़ करते हैं, अभी बस एक का एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ठीक है? इस ग्रोथ हार्मोन का काम है, ये बॉडी में जाकर के ग्रोथ यानी कि सेल डिवीज़न पे काम करेगा, बॉडी को डेवलप करवाएगा। यानी कि बॉडी जो हमारी छोटे से बड़ी हो रही है ना, इतनी बड़ी हो रही है, हमारी बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। ये सारा काम किसका है? ग्रोथ हार्मोन का काम है। अब ग्रोथ हार्मोन बना कहाँ? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे यहाँ ब्रेन के अंदर, ठीक है? बनागा बनेगा ब्रेन में, लेकिन इसने हार्ट को भी ग्रो करवाना है, बोन्स को भी ग्रो करवाना है, मसल्स को भी ग्रो करवाना है, बॉडी को भी ग्रो करवाना है, हाइट वाइट बढ़वानी है हमारी। तो काम कहाँ कर रहा है? पूरी बॉडी की लगभग हर एक सेल पे काम कर रहा है। बनता पिट्यूटरी पे, लेकिन काम कहाँ कर रहा है बॉडी की? बाकी हर एक सेल पे काम कर रहा है। तो कि बनते क्या-क्या करते हैं ये? बनते कहीं हैं और काम कहीं और करते हैं। जैसे मैसेज होता है ना, भेजा हमने यहाँ से पहुँचेगा कहीं और, ऐसे सेम टू सेम पिट्यूटरी यहाँ पर से सिग्नल बनाएगी जिसको हम हार्मोन बोलेंगे, और ये हार्मोन अलग-अलग टाइप के ऑर्गन्स पे जाकर के क्या करेगा? एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ये इनको कहाँ छोड़ेंगे हम? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जोड़ेंगे। तो जो ब्लड से जाएँगे इनको हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, ब्लड में छोड़ रहे हैं तो इनके पास अपनी कोई ट्यूब नहीं होगी। होगा क्या? जैसे मान लो ये हमारे पास में ग्लैंड है तो सेल्स होंगी, सेल्स के आस-पास क्या निकलेगी? सर, नहीं, आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपकी भी आ रही है। तो हमारे पास में ये ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब सेल्स का क्लस्टर है, टिश्यू है। इसके अंदर क्या भी गई होंगी? ब्लड वेसल्स भी गई होंगी। इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा ये ग्लैंड? हार्मोन बनाएगा और इस हार्मोन को कहाँ डाल देगा? ब्लड वेसल्स में डाल देगा। अब ब्लड तो बॉडी के हर एक हिस्से में जाता है, तो जहाँ-जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ-वहाँ क्या भी जाएगा ये? हार्मोन भी जाएगा। अब ये हार्मोन जाएगा बॉडी के हर एक हिस्से पर, हर एक सेल के पास जाएगा, मगर काम वहीं पर करेगा जहाँ इसकी टारगेट है। कैसे? ऐसे समझो, मेरे पास किसी एक मान लो शहर में 10 जगह पार्टी होने वाली है। मेरे पास 10 में से किसी एक का इन्विटेशन है ना? मैं सब जगह जाऊँगी, मुझे एंट्री कहाँ मिलेगी? सिर्फ वहीं जहाँ का इन्विटेशन है। ऐसे ही हमारे हर एक जो हार्मोन होते हैं, उसके लिए जो गेट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, वो रिसेप्टर उसी ऑर्गन पर होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन या कोई भी एक हार्मोन पिट्यूटरी से निकल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्मोन है जिसको हम एफएसएच बोलते हैं। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाकर के ओवरी पर एक्ट करता है ताकि ओवरी एग बनाए। अभी जब भी रिप्रोडक्शन की फेज आ जाएगी ना, तो यही काम होने वाला है। ठीक है? एग बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आएगा? एफएसएच कहाँ से आएगा? ऊपर पिट्यूटरी से आएगा। पूरी बॉडी में घूमेगा, लेकिन काम सिर्फ किस पे करेगा? ओवरी की सेल्स के, और कहीं काम नहीं करेगा। सिर्फ कहाँ काम करेगा? ओवरी की सेल्स के ऊपर। तो ये जो हार्मोन होते हैं, ये जाकर के सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करते हैं? टारगेट साइट पर। कहाँ काम करते हैं? टारगेट साइट पर। कहाँ काम करते हैं? टारगेट ऑर्गन या टारगेट, जीएटी होता है, जीटी होता है। तो ये ना, एटी होता है ना? ईटी होता है भाई, तो मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो, टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट, जहाँ पर भी इसने काम करना है। जैसे हमारे एफएसएच के लिए टारगेट ऑर्गन क्या हो गया? टारगेट साइट क्या हो गई? ओवरी हो गई। ठीक है? ऐसे मान लो किसी ऑर्गन ने हमारी मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करना है, तो उसके लिए टारगेट साइट क्या हो गई? मेमोरी ग्लैंड। किसी हार्मोन ने हमारे किडनी पर काम करना है, तो उसके लिए टारगेट साइट क्या हो गई? किडनी। किसी हार्मोन ने ब्रेन पर काम करना है, तो टारगेट साइट क्या हो गया? ब्रेन। तो जहाँ काम करना होगा वहां तक पहुंचेगा। ये हमारे पास में ग्लैंड है। ग्लैंड से पहले कहाँ जाएगा? ब्लड में। ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन। घूमेगा सब जगह, मगर काम सिर्फ कहाँ करेगा? टारगेट ऑर्गन। तो ये ब्लड है ना? इन हाउ मच टाइम? तुरंत? दोनों में, मेल्स फीमेल्स दोनों में। मेल्स में एफएसएच काम करेगी टेस्टिस पर और फीमेल्स पे काम करेगी ओवरी पर। दोनों में गैमेटोजेनेसिस। क्यों नहीं बनेगा? बंद एफएसएच ही बोलते हैं। बोलते एफएसएच ही है। हार्मोन है, अभी कुछ नहीं करना है तुमने, बस सुनना है। इन हार्मोन्स का नाम अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जो समझा रही हूँ उतना ही समझना है अभी के लिए। ठीक है?
तुमने क्या करना है, अभी हार्मोन का नाम अभी नहीं याद करना है, तुमने बस कॉन्सेप्ट समझो जो मैं समझा रही हूँ। मैं खाली के नाम नहीं ले सकती था, मैं असली हार्मोन के नाम ले रही हूँ। ठीक, उन्हीं को तो हम हार्मोन ए, हार्मोन बी भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, हम नाम ले लेते हैं। कभी जिंदगी में लगेगा कि हाँ, हमने ये सुना था करके। ठीक, तो ये क्या करेगा, ग्लैंड से निकलेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन पर। फिर जो भी इसका काम होगा वो काम कर लेगा। जैसे एक हार्मोन तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी बुक में इंसुलिन का नाम लिखा हुआ है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से। और इसका काम क्या है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री करवाना। यानी कि अगर इंसुलिन है तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा, अगर इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा। सेल के अंदर ग्लूकोज क्यों चाहिए, ताकि ग्लूकोज टूट के क्या बने, एनर्जी बने। ग्लूकोज का एक ही काम है बॉडी में, टूट के क्या बनाना, एनर्जी बनाना। कहाँ हो सकता है, सिर्फ सेल के अंदर। सेल के अंदर जाएगा कब, जब सिर्फ इंसुलिन होगा तब। यानी कि इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, ब्लड में ही घूमता रह जाएगा। और अगर इंसुलिन है तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा और उससे ब्रेक करके क्या बनाएंगे, हम एनर्जी बना सकेंगे। तो निकला तो पैनक्रियास से, मगर काम कहाँ करेगा, बॉडी की हर एक सेल, हर एक सेल के ऊपर। हर एक मतलब हर एक, नर्व से लेकर के बाकी सेल, सब है। ठीक है, कौन, जी, उसको बोलते हैं डायबिटीज। हाँ, डायबिटीज भी अलग अलग टाइप के, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़े। बड़ी मजे की बात बताती हूँ, पहले ये जो इंसुलिन है ना, ये पहले इंसुलिन सुअर का पेनक्रियास निचोड़ के निकालते थे इनिशियली, क्योंकि हमें पता नहीं था बनाना कैसे है। फिर जैसे हमें सीक्वेंस पता चल गया कि कैसे बनाना है, फिर अब हम लैब में इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। एनर्जी, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। नॉर्मली हम कितनी भी चीनी खा सकते हैं जब तक हमारा पेनक्रियास काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो सब इंसुलिन डाल देगा सेल के अंदर। जो एक्स्ट्रा बचेगा यूरिन के साथ बॉडी से बाहर। बॉडी का सिंपल फंडा है, जो चाहिए वो बॉडी के अंदर, जो नीचे बॉडी से बाहर। यूरिन के थ्रू भी शुगर बॉडी से बाहर चले जाता है। ज्यादा शुगर खाएंगे तो यूरिन में ज्यादा शुगर आएगी, तो ज्यादा आयंस आएंगे। सिंपल है। हम बॉडी में जो भी एक्सेस इनटेक कर रहे हैं, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूरिन के थ्रू, अगर वो ब्लड में है तो यूरिन के थ्रू, अगर फूड में है तो हमारे रेक्टम एनस के थ्रू बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, ये हो गई कौन से ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, सारे के सारे सर से पूछ मार। सर, अगर हो सके तो इनको ना उधर को ले जाके पूछ दो। इसको पूछ दो तो सौम्या को। ऐसा क्या किया तूने। चलो सुनो अब, अगला है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, ऐसी ग्लैंड है जिनके अपने ट्यूब्स हैं। जैसे ये मान लो हमारा ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। इस ग्लैंड ने क्या बनाया, सलाइवा। सलाइवा क्या करेगा, ये अपने ही ग्लैंड से एक स्पेशल ट्यूब बनाएगा, अपनी सलाइवरी डक्ट कहते हैं हम इसको, और इसके थ्रू इसको कहाँ छोड़ देगा, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। तो ये कभी भी ब्लड में मिक्स होकर के नहीं जाएंगे। ग्लैंड है, ग्लैंड की अपनी पर्सनल ट्यूब है, उस पर्सनल ट्यूब से टारगेट साइट पे भेजेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के टारगेट जनरली नजदीक नजदीक होते हैं, क्योंकि अपनी ट्यूब बहुत लंबी दूर तक नहीं पहुंचा सकते ना ये, और वरना पूरा एक और नया ट्यूब का डेवलपमेंट करना पड़ेगा उस ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। यानी कि ब्रेन से किडनी तक वाला कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं होगा। जैसे हमारे पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लिवर सीधे अपने ही बगल में डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाकर के छोड़ देता है बाइल जूस को। हमारे पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियास अपना जो एंजाइम्स होते हैं, जिनको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उन सबको डायरेक्ट वहीं पर छोड़ देता है डिओडेनम में। तो ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करवाता ये, शॉर्ट डिस्टेंस पर अपना काम कर देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से मोस्टली हार्मोन भी आते हैं, लेकिन मोस्टली इनमें कौन बनते हैं, एंजाइम। कुछ एक्सोक्राइन हार्मोन भी होते हैं, मगर मोस्टली क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। ये ब्लड में मिक्स होकर के नहीं आते हैं, ये डायरेक्टली ग्लैंड ने बनाया, अपनी डक्ट के थ्रू कहाँ भेज देगा, टारगेट साइट। तुरंत टारगेट साइट, ब्लड में कभी मिक्स नहीं होते हैं ये, ठीक है। इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड के एक नियरेस्ट लोकेशन है, ऊपर से क्या करना है, फटाफट बना करके छोड़ देना है, बस। हो क्या, बस एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड का ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन
दूर-दूर तक के अलग-अलग काम कर सकता है। तो दोनों एफिशिएंट है और दोनों की ज़रूरत है हमको। ऐसा नहीं है कि कोई एक कम हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, चलो अगला देखो। तो यहाँ पर पे छोटा-सा हमारा ग्लैंड का था और तुम्हारे इसमें ग्लैंड पूछता है, हाँ? इसलिए मैंने पूरा ग्लैंड का बता दिया कि यहाँ पर खाली एंडो लिखा है लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। पीछे ग्लैंड का पूरा हेडिंग भी है तुम्हारी, सारे ग्लैंड पढ़ने उसमें। ब्लड स्ट्रीम में आता है, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि अपनी ट्यूब तो नहीं है ना, इनके ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है? स्वेट ग्लैंड भी एक्सोक्राइन है। आयंस को रिलीज करता है, बाहर वाटर निकलेगा, इवेपोरेट होगा, बॉडी की कूलिंग में मदद करेगा, एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। बहुत सारी चीजें स्वेट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। चलो, देखो लिखा भी है, जो प्यूबर्टी के समय में मुंह पे पिंपल्स आते हैं, वो यही ऑयल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी की वजह से आते हैं। ठीक है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगला हो गया डेवलपमेंट ऑफ सेक्स।